नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी महिला आश्रम इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। इसके लेखक हैं बच्चों काका कालेलकर जी। तो आइए, महिला आश्रम जैसा कि नाम से ही विदित है बच्चों, महिला आश्रम, इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। इनका संक्षिप्त परिचय हम पढ़ते हैं। काका कालेलकर जी का जन्म 1885 दिसंबर 1 दिसंबर 1885 में हुआ था बच्चों। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1981 में हुई थी बच्चों। ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है दिल्ली में हुई थी। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। काका कालेलकर देश की मुक्ति के लिए सशस्त्र आजादी के लिए देश की मुक्ति आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष के पक्षपाती थे। जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें इन्होंने अपना अमूल्य सहयोग दिया था। 1915 ईस्वी में गांधी जी से मिलने के बाद ही इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया था। गांधी जी के व्यक्तित्व से ये बहुत प्रभावित थे। उनसे मिलने के बाद, गांधी जी से मिलने के बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण साहित्य गांधी जी को देश की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। बच्चों, गुजराती भाषा पर भी इनका अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के प्रभाव के कारण गुजराती भाषा पर भी इनका अच्छा प्रभाव था। और 1922 में ये गुजराती पत्र नवजीवन के संपादक भी रहे। जन्म और शिक्षा। काका कालेलकर जी का जन्म सातारा, महाराष्ट्र में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र का एक जिला है सातारा। यहाँ पर 1885 में 1 दिसंबर 1885 में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम, एक्चुअली बार बार आप पढ़ रहे हो कि काका कालेलकर, काका कालेलकर, इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। दत्तात्रेय नाम इनका याद कर लो बच्चों, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। और इनकी कृतियां और जेल यात्रा और कुछ जो था, हाँ, इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। 1990 में वे बेलगांव के गणेश विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में बड़ौदा चले गए। परंतु राजनीतिक कारणों से एक वर्ष बाद ही ये प्रधानाध्यापक बनने के बाद एक वर्ष बाद ही विद्यालय बंद हो गया। जहां पर ये मुख्य अध्यापक थे वो विद्यालय बंद हो गया। सशस्त्र संघर्ष के पक्षपाती थे। काका कालेलकर देश की पराधीनता से मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष के पक्षपाती। सशस्त्र माने बच्चों हथियार के साथ संघर्ष के पक्षपाती थे। सत्य अहिंसा के पक्षपाती नहीं थे। ये अंग्रेजों का विरोध गरम दल के साथ में करना चाहते थे। काका कालेलकर देश की पराधीनता से मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष के पक्षपाती थे और इस दिशा में काम कर रहे युवकों के समर्थक थे। साथ ही उसको थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा सा। साथ ही सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की भावना भी उनके अंदर थी। अतः विद्यालय के बंद होने पर भी वे मोक्ष की खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। जहां पर मुख्याध्यापक थे, प्रधानाचार्य थे, वो विद्यालय बंद हो गया। लेकिन इसके बाद भी इनके मन में उदासीनता नहीं आई, हीन भावना नहीं आई। वो उनके अंदर जो ताजगी का भाव था वो बना रहा और मोक्ष की खोज में वे हिमालय की ओर चल पड़े।
उन्होंने 3 वर्ष तक देश के विभिन्न भागों में 2500 मील की पैदल यात्रा की। बच्चों, पूरे देश में भ्रमण इसलिए किया कि वहां की सांस्कृतिक, भौगोलिक और लोगों की मानसिकता को अच्छी तरह से समझ सके। उन्होंने अनुभव किया कि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना ही सबसे उत्तम मार्ग है। इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। नई पीढ़ी बच्चों, उनके अंदर जोश रहता है, जज्बा रहता है, उनका खून गर्म रहता है। वो किसी भी कार्य को तल्लीनता के साथ, अच्छाई के साथ कर सकते हैं। तो इन्होंने युवा पीढ़ी को अपने संघर्ष में जोड़ने का प्रयास किया। कुछ दिन हरिद्वार और कुछ दिन हैदराबाद, सिंध में अध्यापन कार्य करने के बाद वे शिक्षक के रूप में शांति निकेतन पहुंच गए। काका कालेलकर जी से, गांधी जी से जो भेंट हुई उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम ले लेते हैं। काका कालेलकर गांधी जी से भेंट कैसे हुई बच्चों? 1915 में शांति निकेतन में काका कालेलकर की भेंट गांधी जी से हुई और उन्होंने अपना जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया। उनके राजनीतिक विचार भी बदल गए। वे साबरमती आश्रम के विद्यालय के प्राचार्य बने और बाद में उनके अनुभवों के आधार पर बेसिक शिक्षा की योजना बनी। बेसिक शिक्षा क्या रहती है बच्चों? प्राइमरी एजुकेशन जो रहता है वो महत्वपूर्ण है। बच्चों की जड़ को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। वही बच्चा आगे चलकर किशोरावस्था को प्राप्त होता है, युवा होता है और देश की बागडोर, देश की जिम्मेदारी उसके कंधे पर होती है। तो इसलिए ये बेसिक शिक्षा के पक्षधर थे कि बेसिक शिक्षा का स्तर जो है वो सुधारा जाए। फिर वे 1928 से 1935 तक गुजरात विद्यापीठ के कुलपति रहे, वाइस चांसलर बच्चों। 1935 में काका साहब गांधी जी के साथ साबरमती से वर्धा चले गए। वर्धा महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है बच्चों, वर्धा नागपुर के पास है, वहां चले गए और हिंदी के प्रचार में लग गए। वर्धा में ही बच्चों मुंबई प्रांतीय राष्ट्रभाषा सभा का हेड ऑफिस है और ये उनसे संबंधित है। महात्मा गांधी और काका कालेलकर वहां से संबंध रखते हैं बच्चों। गुजराती, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी विविध विषयों पर 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की। रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य का मराठी और गुजराती में अनुवाद भी किया। गुजराती के प्रसिद्ध लेखक, मराठी भाषी होने पर भी काका साहब ने मराठी से अधिक गुजराती और राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा की। देखो बच्चों, भाषा हमारी एकता, हमारी प्रतिभा के बीच में कोई रुकावट नहीं आती। आप किसी भी भाषा के हैं, कोई भी मदर टंग हो, लेकिन आप किसी भी भाषा जो आपकी फेवरेट हो, आपकी रुचिकर हो, उसका अध्ययन आप कर सकते हो। महात्मा गांधी और काका कालेलकर आपके सामने हैं बच्चों। मराठी भाषी होने पर भी काका साहब ने मराठी से अधिक गुजराती और राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा की। शिक्षा, साहित्य, संस्कृत, भाषा आदि के क्षेत्रों में उनका योगदान अनुपम है, अतुलनीय है। वे सही मायने में विश्व कोश थे। विश्व कोश कैसा? जो वर्ड लेवल की डिक्शनरी रहती है बच्चों ने, वो थे। मतलब अधिक भाषाओं की जानकारी इनके अंदर थी। ये ज्ञान के भंडार थे। राजनीति, समाजशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अध्यात्म आदि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिन पर इन्होंने प्रामाणिक लेखन न किया हो। इन्होंने कई किताबें लिखी हर फील्ड में, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सब पर इन्होंने किताबें लिखी बच्चों। कोई भी विषय अछूता नहीं रहा जिस पर इन्होंने कुछ न किया हो। प्रामाणिक माने प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ में लेखन न किया हो। वे किसी बात का ज्ञान प्राप्त करने मात्र से संतुष्ट नहीं थे। सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना, काम हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बारे में मौलिक दृष्टि से चिंतन करते थे। मतलब किसी चीज को, किसी बात को बच्चों गहराई से सोचते थे, गहराई से लिखते थे।
चिंतन माने सोच समझकर, अच्छी प्रूफ के साथ में। उनकी स्मरण की क्षमता बड़ी अद्भुत थी। स्थानों, व्यक्तियों, संस्थाओं के नाम उन्हें याद रहते थे। मतलब जहां भी जाते थे बच्चों, जो देखते थे, जिनके बारे में अध्ययन करते थे, उन्हें याद हो जाता था। काका साहब कलाशक्त और सौंदर्य प्रेमी थे। कला प्रेमी और सौंदर्य प्रेमी थे। उनकी भव्य आकृति उनकी कला शक्ति के दर्शन कराती है। उनके हर काम में सहज सुधरी कला होती है। उनके द्वारा निर्मित साहित्य प्रेरक विचारों का एक विशाल भंडार था। प्रेरक क्या है बच्चों? उन्होंने जो साहित्य लिखा वो हमें प्रेरित करता है, वो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने इतना कार्य किया कि वे एक संस्था बन गए थे। जैसे एक संस्था रहती है, उसमें कई लोग जुड़े रहते हैं, कई कार्य होते हैं। ये अपने आप में एक संस्था खुद थे। उनके प्रेरक और कलापूर्ण साहित्य के चुने हुए अंशों का अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। अब उनका इतना साहित्य बच्चों समृद्ध है, इतना प्रेरक है, लोगों के लिए आदर्श है कि भारत की समस्त भाषाओं में उनका अनुवाद होना चाहिए। 20वीं शताब्दी के दो महापुरुष महात्मा गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के निकट संपर्क में आए और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर काका साहब को प्राप्त हुआ। उनके कार्य और चिंतन पर गांधी और टैगोर की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। बच्चों, जो रविन्द्रनाथ टैगोर से और महात्मा गांधी से मिलता है तो उनके विचारों, उनके साहित्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब इनकी किताबें हैं बच्चों, गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, ये आप देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका साहित्य है, आपके उसमें महिला आश्रम है, अब हम उसकी बातचीत करते हैं। आपके पाठ से संबंधित लेखक का परिचय जो है ये हो गया। इनके ऊपर बच्चों सम्मान के तौर पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो आइए, महिला आश्रम। अच्छा, इसको मैं थोड़ा आपको बता दूं बच्चों। सम्मान में जारी भारतीय डाक टिकट ये किसी महापुरुषों के ऊपर जारी होता है, कोई ऐतिहासिक क्षण होता है, कोई गर्व की बात होती है, तो इस तरह की कृतियां हमारे सामने आती है। तो इनके ऊपर जो है, काका कालेलकर 1952 से 1964 तक संसद के सदस्य रहे। जो पार्लियामेंट में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट नहीं जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये जो है राज्यसभा के सदस्य किसी फील्ड में जो साहित्यकार होते हैं, समाज सेवी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको सरकार सम्मान के तौर पर, पुरस्कार के तौर पर उनको नॉमिनेट करती है। तो ये बच्चों 52 से 64 तक संसद के सदस्य भी रहे। 1964 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साहित्य और सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। वे पिछड़ा वर्ग आयोग, बेसिक एजुकेशन बोर्ड, गुजराती प्रचार सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, गांधी विचार परिषद के अध्यक्ष तथा गांधी स्मारक संग्रहालय के निदेशक भी रहे, डायरेक्टर रहे बच्चों। काका कालेलकर ने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की और गांधीवादी विचारों का प्रचार किया। वे ग्रामीण और कुटीर उद्योग के समर्थक थे। ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्री बच्चों, कि लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगाते हैं और अधिक से अधिक मजदूर काम करते हैं, उसमें लागत कम आती है, मतलब मशीनरी वगैरह का प्रयोग बहुत नाम मात्र रहता है, मैन पावर अधिक होता है। तो उसके ये फेवरेट थे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। सामाजिक स्तर पर वे भेदभाव के विरोधी थे। जो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और जातियों में, धर्मों में विभाजित था, उसके वो बच्चों भेदभाव के विरोधी थे। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर इसका ये विरोध करते थे। संपूर्ण गांधी साहित्य के लिए नियुक्त परामर्शदायी समिति के काका साहब एक सदस्य रहे। 1949 में काका साहब ने गुजराती साहित्य परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1989 में
76वीं वर्षगांठ के अवसर पर अहमदाबाद में उन्हें गुजराती में काका कालेलकर अध्ययन ग्रंथ समर्पित कर सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा 1965 में 81वीं वर्षगांठ पर संस्कृत के परिव्राजक तथा 95वें जन्मदिन पर समन्वय के साधक अभिनंदन ग्रंथ अर्पित किए गए। सन 1965 में ही भारतीय साहित्य अकादमी ने राष्ट्रपति के हाथों काका साहब को उनके जीवन व्यवस्था शीर्षक गुजराती लेख संकलन पर ₹5000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बच्चों, ये 1000 की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। और उन दिनों 5000 भी एक सम्मान की बात हुआ करती थी। उनको सम्मानित किया गया। स्वातंत्र के सेनानी, लोक शिक्षक, पंडित, देश के सांस्कृतिक दूत, साहित्य सेवक आदि सभी दृष्टियों से उनका व्यक्तित्व महान है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय, आनंद गुजरात विश्वविद्यालय की और काशी विद्यापीठ ने उन्हें मानद डीलिट से, पीएचडी से बड़ी डिग्री डीलिट होती है बच्चों, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर से साहित्य अकादमी इनको सम्मानित किया गया। नई दिल्ली से फेलोशिप अलंकृत किया गया, फेलो से इनको अलंकृत किया गया। इनका निधन 21 अगस्त 1981 को नई दिल्ली में उनके सन्निधि आश्रम में, उनके आश्रम में ही हुआ था। बच्चों, ये थी इनके बारे में विस्तृत जानकारी। अब आइए हम लोग महिला आश्रम, जो आपके टेक्स्ट बुक में रखा गया है महिला आश्रम, उसके बारे में बात करते हैं। इनका परिचय आप अभी समझ गए। आइए अब हम लोग महिला आश्रम, ये बच्चों महिला आश्रम आप जानते हो बच्चों, जहां पर एक व्यवस्था होती है, जिनके पास खाने पीने को, रहने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, वो लोग उस आश्रम में रहते हैं। और ये आश्रम सिर्फ महिलाओं के लिए है। अब इस गद्य के बारे में जानकारी हम कर लेते हैं। प्रस्तुत ये पत्र लिखते हैं अपनी बेटी सरोज को, हाँ, तो उसी पत्र के माध्यम से, प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना की, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। बच्चों, अब ये पत्र है। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को कहते हैं कि आपको सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। अब यहाँ पर एक शब्द निकलता है बच्चों कि वहां पर उस व्यवस्था को देखने के लिए उस आश्रम में किसी पुरुष का संबंध न हो। अब महिला आश्रम है बच्चों, बुजुर्ग महिलाएं हैं, युवा महिला हैं, लड़कियां भी हैं, तो उनके साथ कोई बात न हो, तो वो चाहते हैं कि पूरा देख रेख महिलाएं ही करें। उनकी व्यवस्था में सिर्फ महिलाओं का संबंध हो, पुरुषों का न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। देखो, अब आश्रम की विशेषता आप समझ लीजिए बच्चों। उस आश्रम में वो चाहते थे कि पुरुष कर्मचारी या उसकी देखरेख में, उसकी व्यवस्था में पुरुष न हो, और उसका विज्ञापन अखबार में न दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे ही, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। अब एक और व्यवस्था बच्चों कि आश्रम को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत रहती है, फंड की जरूरत रहती है, तो वो कहीं पर मांगने के लिए न जाए। देखो बच्चों, कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, कई व्यक्ति हैं जो अच्छे कार्यों के लिए अपने आप उसमें धन मुहैया कराते हैं, धन दे देते हैं। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है
तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आश्रम है बच्चों, तो खाने पीने रहने और कपड़े की पूरी व्यवस्था चाहिए। तो उन्होंने, उनका सिद्धांत ये था कि जो लोग आश्रम में आ रहे हैं वो अपनी व्यवस्था खुद करें, और अगर वो उनके पास धन दौलत नहीं है, व्यवस्था के लिए पैसे नहीं है, तो जो लोग उनको वहां पर भेज रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो उनकी व्यवस्था करें। उनका पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। जब तक ये ना मालूम पड़ जाए कि इनकी पहचान क्या है, इनको कौन लेकर आए, कहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। देखो, आश्रम में आ गए तो आपको जिंदगी भर वहीं रहना है या सर्टेन टाइम तक रहना है, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पसंद आया वहां के रूल्स रेगुलेशन, खान पान, रहन सहन, आप जा सकते हैं। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है। देखो, उनके जो जो लोग वहां पर आए हुए हैं, आश्रम के अगर रूल्स रेगुलेशन, वहां का जो अनुशासन है, अगर किसी को नहीं पसंद आता है, मतलब आश्रम को उनका बिहेवियर अगर नहीं पसंद आ रहा है, तो आश्रम भी उनको 3 महीने का नोटिस देकर के बोल सकता है कि आपको हम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो वहां पर रूल्स रेगुलेशन जो है बहुत कड़क था, ठीक है। लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। ये कोई छोटी मोटी बात पर ऐसा कदम ले लें, ऐसा नहीं, बहुत विचार विमर्श सोच करके तब ये कदम लेना है। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। अब यहाँ पर धर्म की बातें रिफ्यूज कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। यहाँ पर किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जातियों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। एक धर्म से चिपका नहीं होगा। कोई एक लेबल नहीं कि ये हिंदू आश्रम है, मुस्लिम आश्रम, ये है आश्रम, आश्रम है। क्योंकि ये जितने भी महापुरुष हैं बच्चों, ये मानवतावादी हैं। वो इंसानों की इज्जत करते हैं, धर्म और ये सब के आधार पर उनकी इज्जत नहीं होती है। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। अतः सामान्य सदाचार, सदाचार माने बच्चों कि जो वहां का आचरण होगा ना, बहुत ही पवित्र होगा। और भक्ति, भक्तिमय माने सभी धर्म के लोग अपने अपने भक्ति भाव में लीन रहेंगे। और सेवा का वातावरण होगा, एक दूसरे की सेवा करेंगे, हाँ, वातावरण होगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। मतलब आश्रम में जितने लोग हैं उनका भरण पोषण अच्छी तरह से देखभाल हो सके और वो स्वावलंबी बने, अपने कार्य को खुद करें, ये उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। सादगी माने वहां पर कोई फैशन या मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगी, ये सब नहीं होना चाहिए। सादगी होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो। कोई आश्रम शुरू करते हैं बच्चों, तो बेसिक तौर पर, प्रारंभिक तौर पर वहां पर कहते हैं कि पढ़ाई और उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो। ऑफ कोर्स पढ़ाई तो हो नहीं सकती, अभी शुरुआत हुई है, लोगों को रहना, खाना पीना, यही बहुत है। तो लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। अब उसमें से जो 100, 200, 500 मेंबर हैं, अगर उनको कुछ कार्य दिए जाएं, कुछ उद्योग दिए जाए, जैसे हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाया हुआ कुछ ऐसा सामान दिया जाए, तो उनका समय पास होगा, उनके अंदर कौशल बढ़ेगा, क्रियाकलाप बढ़ेगा, उनका मन भी लगा रहेगा और आश्रम में कुछ कमाई भी हो जाएगी, खर्चा भी निकल आएगा, उनका भी खर्चा, आश्रम को भी इससे कुछ लाभ होगा। तो वो सब सिखाए जाएं। ऐसा उन्होंने कहा कि शुरू में पढ़ाई और उद्योग भले न हो, लेकिन बाद में वो सब सिखाए जाएं। पढ़ाई भी आसान हो, पढ़ाई कोई हाई लेवल की नहीं, डिफिकल्ट, लिखना, पढ़ना, समझना, बूझना इतना ही आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कला और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहां हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थल
होगा, जहां परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें, अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें। ऐसा आसन आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिनसे कि परेशानी होगी। अब इस पैराग्राफ का अर्थ यह है बच्चों कि जो महिलाएं हैं उनको कुछ कौशल स्किल सिखाए जाएं, जिससे कि आश्रम का खर्चा और उन महिलाओं का खुद का भी खर्चा निकल आए, और पढ़ाई भी आसान तरीके से होनी चाहिए और लड़ाई झगड़े से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर कुढ़न से मुक्त, कलह और कुढ़न से मुक्त। कलह क्यों होता है बच्चों? खाली दिमाग शैतान का घर। अगर वो सब लोग अपने अपने काम पे योग्यता के अनुसार काम पे लग जाएंगे तो किसी के पास समय नहीं रहेगा। निश्चित समय पर उठना, प्रेयर करना, योगा करना और अपने काम पे लग जाना, खाना करना, आराम करना, ऐसे इस तरह से दिनचर्या होगी तो आश्रम का और व्यक्तिगत जो लोग वहां पर हैं, व्यक्तिगत उनकी आमदनी होगी और आश्रम में व्यवस्था बनी रहेगी। ये काका कालेलकर ऐसा चाहते हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्त की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें। अब बच्चों, भक्ति भावना होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, संगीत की भी शिक्षा होगी तो इंटरटेनमेंट भी होगा, भक्ति भाव भी होगा, भगवत भजन होगा, सब होगा तो अच्छा रहेगा बच्चों। हाँ, संस्था में शांति बनी रहेगी, भगवत भजन होगा तो मन में अगाध भक्ति भाव और शांति का आदान प्रदान होगा। इस तरह से आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। अब ये बोल रहे हैं कि अभी ये छोटे स्तर पर है, आगे चलकर हर एक महिला ना एक परिवार को संभालेगी, उनका भरण पोषण करेगी, उनको चलाएगी, मतलब संस्था को आगे बढ़ाएं। ऐसी संस्था, उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई संस्था खुली है तो उसका उपयोग होनी चाहिए, वो समाज की भलाई के कार्य कर सके। और उन्होंने कहा कि ऐसी मैंने कई संस्थाओं को मैंने देखा है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्षों के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। वो बोलते कि जो मेरी बहन सरोज है उसकी कुशलता को मैं, उसकी क्षमता को, कैपेसिटी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और वो संभाल करके अच्छे से मैनेज करेगी और उनकी मर्यादा का ख्याल रखेगी। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। बोले कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सलाह तो संस्था को रहेगा ही, मैं अपना सहयोग समय समय पर देता रहूंगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उसको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, मतलब उसको ये लगेगा कि भाई सब काम आसानी से चल रहा है, वो सिर्फ एक बहाना है। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। देखो बच्चों, संस्था में बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं, ईगो पावर रहता है, जो भ्रष्ट कर्मचारी रहते हैं तो संस्था में कमाने का अपना वो देखते हैं, खर्चा कम करते हैं, बचत अधिक करते हैं, कुछ डोनेशन आते हैं उसमें से हेरा फेरी होता है, ये सब काम होता है ऐसा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बहन को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो उसको अच्छी तरह से संभालेगी और उसकी क्षमता पर मुझे कोई शक नहीं है और मेरा मार्गदर्शन जब जब वो चाहेगी समय पर उसको मिलता रहेगा। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय
मुझे उत्तर देना। अब वो बहन को पत्र लिख रहे हैं बच्चों, तो पत्र में वो सब बातें बता रहे हैं कि अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर रहूंगा, और संस्था का काम ऐसी व्यवस्था, आपको आपके ऊपर मुझे इतना विश्वास है कि वो सब काम आराम से चलता रहेगा, और आप मेरे पत्र का उत्तर देना, एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, ये उत्तर देना, यथासंभव मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। देखो, आगे का विचार मतलब संस्था खोलने का, उसकी व्यवस्था का आगे का विचार, अगर बहन सरोज आप हाँ कह रही हो तो मैं आगे के लिए विचार करने लगूंगा अभी से। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेस्थीमम फूल बहार में है, वो फूलों के नाम है, तो वो बहार में है मतलब खिले हुए हैं। उनकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और ओठों को सीकर बैठ गई हो। ये जो फूल हैं बच्चों, वो महीनों तक ऐसे कलियां बनी रहती है, इसके बाद खुलती, मतलब बहुत दिनों तक रहते हैं। तो लेखक ने कल्पना ये किया है कि मानो उनके अंदर बहुत सारा रहस्य भरा है, और वो रहस्य अपने पेट में भरकर ओठों को सिल लिया। अगर फूल की पंखुड़ी खिल गई तो ओठ खुल गए, और पंखुड़ी कलियां बनी रही तो वो अपने अंदर बहुत सारे राज और बहुत सारे रहस्य को दबाकर सिलकर बैठ गई हूं। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। वो जो गुलदाउदी फूल है बच्चों, जब खिलता भी है तो एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती है। उत्कटता माने खुल करके बोलती हूं, ऐसा लगती है। तो एक महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी, मतलब वो फूल सूख गया, उसको विदा दी माने फूल मुरझा गया, तोड़ करके उसको विदा दी। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष, गुरुवार 21/12/44। ये पत्र लिखा गया है। अब प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने मैंने इस तारीख को पत्र लिखे हैं, तारीख 1/9/15, और चौथा आज लिख रहा हूं। अब उसको इस सप्ताह में लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तबीयत कमजोर मतलब तबीयत ठीक नहीं है। जब तक चिरंजीव हैराना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। बच्चों, उन दिनों टेलीफोन, मोबाइल और ये सब नहीं थे। टेलीफोन हुआ करते थे, बहुत लग्जरी हुआ करते थे। जिस तरह से मोबाइल आज है, मोबाइल के कारण ही ये पत्र जो है अभी व्हाट्सएप लोग कर देते हैं, पत्र की कोई जरूरत नहीं है। या यही पत्र जो है टाइप करके आवाज से मोबाइल में आप एक दूसरे रिश्तेदार को, अपने मम्मी पापा या जिसको भेजना चाहते हो, आप उनको आप भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बाबूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। अब ये देखो बच्चों, हिंदू मुस्लिम की एकता। अब उर्दू सीखने के मतलब हिंदू मुस्लिम, हिंदू माने अब हिंदी से समझ लो या मराठी, ये सब हिंदी, और मुस्लिम की बात उर्दू से, उर्दू अरबी ये सब। तो लोग इतने जागरूक थे, अच्छे थे कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए वो उनकी भाषा तक सीख लेते थे। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग हो गया है कि हम क्यों सीखें, क्या करें। लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है,
पूरा आराम, लेकिन पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा। तारों के नक्शे मतलब कंपास बॉक्स माने ज्योमेट्रिकल ये जानकारी के लिए उन्होंने मंगा कर रखा। लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए, सादे क्रोटन को ही रहने दिया। सबको काका का सप्रेम सुभाषिस, काका का लेकर ग्रंथावली से ये लिया गया है बच्चों। शब्द संसार में कुछ शब्द दिए गए हैं। कलह, विवाद, झगड़ा, कुढ़न, खीज और बेखटके, बिना किसी संकोच के और निसंकोच, ये है। अब स्वाध्याय की बात करते हैं बच्चों। अब सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। यहां पर आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है बच्चों, गुलदाउदी की विशेषताएं, टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। इसका उत्तर है बच्चों, 4 खाने दिए हुए हैं, 4 सर्कल। उसमें सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। आपने सुना कि वो महीनों तक खिलती नहीं, उसके बाद जब खिलती है तो एक एक पंखुड़ी। इसकी कलियां महीनों तक खिलती नहीं और ये फूल बहुत टिकते हैं। इसी में आपने पढ़ा है कि जैसे बहुत सारा रहस्य उसके अंदर छिपा हुआ है और अपना मुंह जो है बहुत दिनों तक बंद करके रखते हैं, तो इसी में ये है। अब काका जी ने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा। काका जी ने ये कारण लिखिए। हाँ, तो इसका उत्तर है, काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा। दूसरा है बच्चों, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाले। अंतिम उसमें वाक्य में आपने देखा, काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। इसका उत्तर यह है। अब यहां पर एक और देख रहे हो बच्चों, प्रत्यय लगाकर ऐसा लिखिए, जिन्हें ता प्रत्यय। देखो, प्रत्यय और उपसर्ग होता है बच्चों, किसी शब्द के पहले जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर ता प्रत्यय जो है वो लिखना है। अभी इसमें से ढूंढ करके लिखना है प्रत्यय। जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। अंतिम वाला कॉलम आप देख रहे हो बच्चों, प्रत्यय साधित शब्द। तो शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है और वो प्रत्यय लगाकर शब्द कैसे बनता है वो है। पहला आप लिख सकते हो बच्चों, मानव। मानव, तो मानव में आपने ता प्रत्यय लगा, मानवता, प्रत्यय साधित शब्द हुए मानवता। दूसरा शब्द है कुशल, कुशलता। कुशल, ता प्रत्यय और प्रत्यय साधित शब्द हुए कुशलता। तीसरा शब्द बच्चों, उत्कृष्ट ता, उत्कृष्टता, शब्द साधित शब्द हुए उत्कृष्टता। चौथा शब्द है एक, एक, उसमें ता प्रत्यय, एकता, प्रत्यय साधित शब्द हुए एकता। बच्चों, आश्रम के नियम यहां पर दिया हुआ है, आश्रम के नियम ये आपको बताने हैं कि आश्रम के क्या क्या नियम हैं। तो आश्रम के क्या क्या नियम हैं, अभी पाठ आपने पढ़ा, उसमें आप पढ़ोगे तो आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे बच्चों। आश्रम के नियम क्या क्या हैं? आश्रम के नियम यह है बच्चों, पाठ के शुरुआत में ही आपने पढ़ा कि वहां पर पुरुष कर्मचारी नहीं होना चाहिए,
आश्रम की व्यवस्था या संचालन को देखने के लिए पुरुष कर्मचारियों की को नहीं रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब पुरुष कर्मचारी का कोई संबंध वहां पर नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि आश्रम कोई संस्था खुलती है, कुछ खुलता है, उसका विज्ञापन वगैरह दिया जाता है, तो लेखक चाहता है कि वहां पर संस्था का विज्ञापन अखबार में न दिया जाए। आश्रम का विज्ञापन अखबार में न दिया जाए। और उसी के 2-3 लाइन आगे आपने पढ़ा होगा बच्चों कि किसी से पैसे न मांगा जाए। देखो, संस्था अगर अच्छे कार्य कर रही है तो लोग अपने आप दान देते हैं और पैसा मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आश्रम के लिए पैसे नहीं मांगने होंगे। और सबसे बड़ी बात जो है बच्चों इसमें कि आश्रम में किसी जात विशेष को प्राथमिकता या उन्हीं के लिए नहीं है। ये आश्रम सभी धर्म के लोगों के लिए होना चाहिए, होगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपने देख लिया है। और इसके आगे का हम थोड़ा देखते हैं बच्चों। पाठों में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उसका स्वतंत्र वाक्य बनाइए बच्चों। पर्यायवाची शब्द सुनकर, पर्यायवाची का अर्थ आप ये समझ सकते हो बच्चों कि उसका अर्थ, मीनिंग। हाँ, मदद, मदद माने सहायता। अब आपको वाक्य भी बनाना है बच्चों। मदद, सहायता, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। इसको आप दूसरे वे में कह सकते हो बच्चों, मदद माने हाथ बटाना। आप किसी की मदद कर रहे हो मतलब हाथ बटा रहे हो। संबंध, रिश्ता। हाँ, हमारा संबंध लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। हमारे रिश्ते लोगों के साथ में अच्छा होना चाहिए। अखबार, विज्ञापन अखबार में न दिया जाए। अखबार माने क्या बच्चों? समाचार पत्र। अखबार, समाचार पत्र, मतलब इसका विज्ञापन सब अखबार में न दिया जाए। इस संस्था का मतलब होता है ना कि एक संस्था का यहाँ पर खुला हुआ है, इसकी ये विशेषताएं हैं, ये हैं, तो ये समाचार पत्र में न दिया जाए। महिला, और भी आप शब्दों को चुन सकते हो, मैंने 2-4 ही निकाले हैं। महिला माने स्त्री बच्चों। अब देखो, आप प्रयोग टेक्स्ट बुक के सेंटेंस का ही आप कह सकते हो बच्चों कि इसमें ये महिला आश्रम, पाठ का नाम ही है महिला आश्रम, ठीक है। इसमें पुरुष के लिए नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हो बच्चों। कुशल, कुशल माने दक्ष बच्चों, दक्ष, कुशल, दक्ष। वो स्किल जैसे है कि कुछ कुशलता की ट्रेनिंग दी जाए, शिक्षा दी जाए। पढ़ाई लिखाई जो है एक लिमिट से ही हो जाए। पढ़ाई मतलब कैसा बच्चों, कोई आश्रम है ना, तो वहां पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब की पढ़ाई ऐसा संभव नहीं है। एक शिक्षा मिल सके, डिग्री मिल सके, लोगों को पढ़ना लिखना आए, उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं, वहां से तात्पर्य यह है। संभव, मुमकिन, संभव, मुमकिन। यह संभव नहीं है कि सभी लोग बिना पैसे के ही आश्रम में रह सकें। यह संभव नहीं, संभव मतलब मुमकिन नहीं है। देखो, आश्रम का कुछ रूल्स रेगुलेशन था ना कि सबको अपने खर्च स्वयं उठाने पड़ेंगे। यह संभव है कि कुछ लोगों के पास पैसे न हो या आश्रम के जो आश्रम की फीस है वो देने के पैसे न हो, लेकिन जो उन्हें भर्ती करवाने के लिए, उनके एडमिशन के लिए भर्ती करवाने या उनको रखने के लिए जो कोई व्यक्ति आ रहा है, वो उनका वहन खुद करेगा, उनका खर्च खुद उठाएगा। वर्ष, वर्ष माने बच्चों साल, ठीक है। वर्ष माने साल। तो हम वर्ष भर पढ़ाई करते हैं, इसके बाद परीक्षा आती है। वाक्य में प्रयोग आप आसानी से इसको कर सकते हो बच्चों।
और फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल का कई कह सकते हो, सलाह, राय, जब हम किसी को सलाह देते हैं, राय देते हैं, मशविरा करते हैं तो वो राय। मात्र, केवल, मात्र माने केवल। उत्तर, जवाब, उत्तर जवाब। कैसे बच्चों? इसका उत्तर यह है, लेकिन उत्तर मतलब एक दिशा का नाम भी है। वो सिचुएशन के आधार पर, किस आधार पर प्रयोग हुआ है, आपको ये सोचने की बात है बच्चों, कि हर उत्तर का अर्थ जवाब नहीं होता। अभी आप ये कहेंगे कि आज मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूं तो जवाब की तरफ जा रहा हूं, इसका उत्तर ये नहीं होगा बच्चों। सुंदर, खूबसूरत, सुंदर, खूबसूरत। तो इनका वाक्य में प्रयोग है बच्चों, फूल, सलाह, मात्र, उत्तर और सुंदर। ये शब्द लिख करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। ख्याल, किसी का ख्याल, मैं इस तरह से आपका शब्दार्थ भी हो जा रहा है पाठ से संबंधित। ख्याल, देखभाल, हमें अपने माता पिता और भाई बहनों का ख्याल रखना चाहिए। अधीन, आश्रित, बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहते हैं, अधीन रहकर, माता पिता के अधीन रह करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और प्रेम, प्रेम माने प्यार, हाँ, प्रेम, प्यार। इस तरह से बच्चों आप ये कह सकते हैं। और महिला आश्रम में आपने समझ लिया कि काका कालेलकर जी ने अपनी बहन को पत्र लिखा, उस पत्र में क्या क्या कहना चाहते हैं। और कृत पत्रिका के प्रश्न रहेंगे, आपको उसी पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी के आधार पर आपको प्रश्नोत्तर लिखना होगा। आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए, इसका अभ्यास आप अच्छी तरह से कर लेना। ये पत्र है बच्चों, इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र है जो अपनी बहन को लिख रहे हैं। एक तरह से आपका ये पत्र भी हो गया, अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, आप पढ़ लेना अच्छे से। धन्यवाद।